एक युवा ट्रेडर सुबह उठकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठता है। वह जानता है कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया में ब्रेकआउट का मतलब है वह पल जब स्टॉक की कीमत अपनी निर्धारित सीमा को तोड़कर नई ऊंचाई पर पहुंचती है। यह वह समय होता है जब अधिकतर ट्रेडर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको पहले से तैयार रहना होता है। जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो वहां पर वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी होता है। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट सफल नहीं होता है। यह एक झूठा ब्रेकआउट बन जाता है जो ट्रेडर को नुकसान में डाल देता है। इस युवा ट्रेडर ने पिछले 2 साल से लगातार चार्ट का अध्ययन किया है। वह जानता है कि हर स्टॉक का अपना व्यवहार होता है। कुछ स्टॉक तेजी से ब्रेकआउट देते हैं और कुछ धीरे धीरे अपना मूवमेंट बनाते हैं। सबसे पहले उसने सीखा कि कैंडलस्टिक चार्ट कैसे पढ़ते हैं। हर कैंडल एक कहानी कहती है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि खरीदार मजबूत हैं। रेड कैंडल बताती है कि बेचने वाले हावी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंडल की साइज क्या है। बड़ी कैंडल मजबूत मूवमेंट दिखाती है। छोटी कैंडल कम वॉलेटिलिटी को दर्शाती है। डोजी कैंडल इंडिसीजन को दिखाती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। मार्केट ओपन के पहले घंटे में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इस समय में अधिकतर ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन यह भी सबसे रिस्की समय होता है। नए ट्रेडर को इस समय से बचना चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह से तैयार न हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करना ब्रेकआउट ट्रेडिंग का आधार है। सपोर्ट वह लेवल है जहां पर स्टॉक को खरीदारी मिलती है। रेजिस्टेंस वह लेवल है जहां पर बिकवाली का दबाव आता है। जब स्टॉक रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो यह ब्रेकआउट कहलाता है। जब स्टॉक सपोर्ट को तोड़ता है तो यह ब्रेकडाउन कहलाता है। यह युवा ट्रेडर अपने चार्ट पर कई सारे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है। ये लाइनें उसे बताती हैं कि कहां पर महत्वपूर्ण लेवल हैं। वह जानता है कि जब कीमत इन लेवल को तोड़ेगी तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि हर ब्रेक सच्चा नहीं होता है। फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है। दूसरा नियम यह है कि ब्रेकआउट के बाद कीमत को उस लेवल से ऊपर बंद होना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट आना चाहिए जो सफल होना चाहिए। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी एक महत्वपूर्ण पैटर्न है। जब स्टॉक लंबे समय से एक ट्रेंड लाइन का सम्मान कर रहा होता है और फिर अचानक उसे तोड़ देता है तो यह एक मजबूत सिग्नल होता है। ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। जितने ज्यादा पॉइंट्स हों ट्रेंड लाइन उतनी ही मजबूत होती है। मूविंग एवरेज भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब स्टॉक अपने मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर आता है तो यह एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मूविंग एवरेज हैं 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का और 50 दिन का। बॉलिंगर बैंड ब्रेकआउट भी एक प्रभावी रणनीति है। जब स्टॉक बॉलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड को तोड़ता है तो यह तेजी का संकेत होता है, लेकिन इसके साथ वॉल्यूम देखना जरूरी होता है। बिना वॉल्यूम के यह एक फेक सिग्नल हो सकता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल के नीचे रखना चाहिए। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो जल्दी से पोजीशन को कट करना चाहिए। पोजीशन साइजिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में नहीं लगानी चाहिए। अधिकतम 5 से 10% कैपिटल एक ट्रेड में लगाना चाहिए। इससे अगर ट्रेड गलत भी जाता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। समय सीमा का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट अच्छे होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट बेहतर होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वीकली चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यह युवा ट्रेडर जानता है कि धैर्य सबसे बड़ा गुण है। वह घंटों तक इंतजार करता है सही अवसर का। जब तक परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता वह ट्रेड नहीं करता। यही कारण है कि वह लगातार मुनाफा कमा रहा है। मार्केट साइकोलॉजी को समझना भी जरूरी है। जब ब्रेकआउट होता है तो लोगों में फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना आती है। वे जल्दबाजी में ट्रेड कर बैठते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करता है। वॉल्यूम एनालिसिस ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉर्मल वॉल्यूम से 2 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ आने वाला ब्रेकआउट ज्यादा विश्वसनीय होता है। कम वॉल्यूम के साथ आने वाला ब्रेकआउट अक्सर फेल हो जाता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। अगर डेली चार्ट में अप ट्रेंड है और घंटे के चार्ट में ब्रेकआउट आ रहा है तो यह बहुत मजबूत सिग्नल होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी ब्रेकआउट की पुष्टि करते हैं। हैमर डोजी शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न महत्वपूर्ण लेवल पर आने से खास मतलब रखते हैं। इंगल्फिंग पैटर्न भी रिवर्सल या ब्रेकआउट का संकेत देता है। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी ब्रेकआउट का हिस्सा हो सकती है। जब स्टॉक महत्वपूर्ण न्यूज के साथ गैप करके खुलता है तो यह तुरंत ब्रेकआउट बन जाता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। सेक्टर एनालिसिस भी जरूरी है। अगर पूरा सेक्टर तेजी में है तो उस सेक्टर के स्टॉक में ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। सेक्टर रोटेशन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह युवा ट्रेडर अब एडवांस ब्रेकआउट पैटर्न को समझने लगा था। उसने देखा कि सिंपल ब्रेकआउट के अलावा कई कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी होते हैं जो बेहतर रिजल्ट देते हैं।
फ्लैग एंड पोल पैटर्न उसका पसंदीदा था क्योंकि यह हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देता था। जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है और फिर साइडवेज चलने लगता है तो यह फ्लैग पैटर्न बनता है। इसके बाद जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो यह बहुत पावरफुल मूव होता है। यह पैटर्न दिखाता है कि बुल्स का कंट्रोल मजबूत है और वे सिर्फ एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न भी बहुत इफेक्टिव होता है। यह लंबी अवधि का पैटर्न होता है जो कई हफ्तों या महीनों में बनता है। पहले स्टॉक यू शेप में गिरकर वापस अपने हाई के पास आता है, फिर एक छोटा कंसोलिडेशन होता है जो हैंडल कहलाता है। इसके बाद आने वाला ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रायंगल पैटर्न 3 तरह के होते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है और नीचे से सपोर्ट ऊपर आती रहती है। यह बुलिश पैटर्न होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है और ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे आती रहती है। यह बेयरिश पैटर्न होता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल में दोनों तरफ से लाइनें अंदर की तरफ आती हैं। यह न्यूट्रल पैटर्न होता है जो किसी भी दिशा में ब्रेक हो सकता है, लेकिन जब ब्रेक होता है तो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। वॉल्यूम दिशा कंफर्म करता है। वेज पैटर्न भी महत्वपूर्ण होता है। राइजिंग वेज में दोनों लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं लेकिन ऊपरी लाइन ज्यादा स्टीप होती है। यह बेयरिश पैटर्न होता है क्योंकि मोमेंटम कम होता जा रहा है। फॉलिंग वेज में दोनों लाइनें नीचे आती हैं लेकिन निचली लाइन ज्यादा स्टीप होती है। यह बुलिश पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन इसका इनवर्स वर्जन ब्रेकआउट भी देता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में पहले लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर हेड बनता है, फिर राइट शोल्डर बनता है। नेकलाइन का ब्रेक होना जरूरी होता है। डबल बॉटम पैटर्न भी रिवर्सल देता है। जब स्टॉक 2 बार एक ही लेवल से बाउंस करता है तो यह पैटर्न बनता है। दूसरा बॉटम पहले वाले के बराबर या थोड़ा ऊपर होता है। नेकलाइन ब्रेक के साथ यह कंफर्म होता है। वॉल्यूम दूसरे बाउंस में कम होना चाहिए। ट्रिपल बॉटम भी इसी तरह काम करता है लेकिन 3 बार टेस्ट होता है। यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है क्योंकि 3 बार सेलिंग प्रेशर को रेजिस्ट किया है। जब यह ब्रेक होता है तो बहुत पावरफुल मूव आता है। रेक्टेंगल पैटर्न में स्टॉक 2 हॉरिजॉन्टल लाइनों के बीच ट्रेड करता है। ऊपरी लाइन रेजिस्टेंस होती है और निचली लाइन सपोर्ट होती है। कई बार टेस्ट होने के बाद जब इनमें से कोई एक ब्रेक होती है तो स्ट्रॉन्ग मूव आता है। वॉल्यूम का पैटर्न देखना जरूरी होता है। चैनल ब्रेकआउट भी इफेक्टिव होता है। अब चैनल में स्टॉक 2 पैरेलल लाइनों के बीच ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ऊपरी चैनल लाइन ब्रेक होती है तो तेजी आती है। डाउन चैनल में निचली लाइन ब्रेक होने पर और गिरावट आती है। वॉल्यूम प्रोफाइल भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत उपयोगी होता है। यह बताता है कि किस प्राइस लेवल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। हाई वॉल्यूम नोड्स सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। लो वॉल्यूम नोड्स के पास से स्टॉक तेजी से निकल जाता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी ब्रेकआउट के लिए अच्छा होता है। यह केवल प्राइस मूवमेंट को देखता है, टाइम को नहीं। जब कॉलम ऑफ एक्सेस कॉलम ऑन ऑफ ओज को ऊपर जाकर तोड़ता है तो यह ब्रेकआउट होता है। यह नॉइज को फिल्टर करता है। रेंको चार्ट भी इसी तरह काम करता है। यह फिक्स्ड साइज के ब्रिक्स बनाता है। जब नया ब्रिक पुराने ब्रिक के ऊपर या नीचे बनता है तो ट्रेंड चेंज होता है। यह स्मूथ सिग्नल देता है और फेक ब्रेकआउट कम होते हैं। इंट्राडे ब्रेकआउट के लिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बहुत पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। पहले 15 या 30 मिनट के हाई लो को नोट करते हैं। इसके बाद जब स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करता है तो ट्रेड लेते हैं। मॉर्निंग वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। गैप फिल स्ट्रेटेजी भी काम करती है। जब स्टॉक गैप अप करके खुलता है और फिर गैप को फील करने के लिए नीचे आता है तो वहां सपोर्ट मिलती है। अगर यह सपोर्ट होल्ड करती है तो वापस ऊपर का मूव आता है। यह इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अच्छा अवसर होता है। प्री मार्केट और आफ्टर मार्केट एक्टिविटी भी देखनी चाहिए। अगर प्री मार्केट में स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ओपनिंग में गैप अप आ सकता है। यह ब्रेकआउट को और मजबूत बनाता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स इस समय आते हैं। सेक्टर कंपैरिजन भी करना चाहिए। अगर पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस सेक्टर के लीडिंग स्टॉक में ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। सेक्टर ETF को भी ट्रैक करना चाहिए। यह सेक्टर की ओवरऑल हेल्थ बताता है। कॉरिलेशन एनालिसिस भी उपयोगी होती है। कुछ स्टॉक्स एक साथ मूव करते हैं। अगर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो कॉरिलेटेड स्टॉक में भी आ सकता है। यह एडिशनल अपॉर्चुनिटी देता है। मार्केट ब्रेडथ इंडिकेटर्स भी देखने चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, न्यू हाई न्यू लो रेशियो, वॉल्यूम रेशियो, ये सब मार्केट की ओवरऑल सेंटीमेंट बताते हैं। जब ये पॉजिटिव होते हैं तो ब्रेकआउट की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। विक्स इंडेक्स भी महत्वपूर्ण होता है। जब विक्स कम होता है तो मार्केट में कंप्लेसेंसी होती है। इस समय ब्रेकआउट्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जब विक्स हाई होता है तो मार्केट में डर होता है और फेक ब्रेकआउट्स ज्यादा आते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस डेटा भी ब्रेकआउट की दिशा बताता है। पुट कॉल रेशियो, मैक्स पेन लेवल, ऑप्शन चेन डेटा, ये सब इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग बताते हैं। बड़े प्लेयर्स की मूवमेंट को समझना जरूरी होता है। यह युवा ट्रेडर अब रियल मार्केट में अपनी स्किल टेस्ट करने के लिए तैयार था। उसने पिछले 2 सालों में जो कुछ भी सीखा था अब वह उसे प्रैक्टिकल में लगाने का समय आ गया था। सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले वह अपनी वॉच लिस्ट तैयार करता था। उसने देखा कि आज कई स्टॉक्स में अच्छे सेटअप बन रहे थे। पहला स्टॉक जो उसकी नजर में आया वह एक IT सेक्टर का था जो पिछले 5 दिनों से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था। यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब था
और वॉल्यूम भी कम था, जो एक अच्छा संकेत था। ऐसे सेटअप में जब ब्रेकआउट आता है तो बहुत तेजी से मूव होता है। उसने इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में टॉप पर रखा। दूसरा स्टॉक फार्मा सेक्टर से था, जो एक मजबूत अप ट्रेंड में था। यह स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था, जहां पहले तेज चढ़ाई हुई थी, फिर साइडवेज मूवमेंट आया था। यह क्लासिक बुल फ्लैग पैटर्न था, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप माना जाता है। वॉल्यूम पैटर्न भी परफेक्ट था, क्योंकि अप मूव में वॉल्यूम हाई था और कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम था। तीसरा स्टॉक मेटल सेक्टर से था, जो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। इसमें ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था और नीचे से सपोर्ट लगातार ऊपर आ रही थी। यह दिखाता था कि खरीदार ज्यादा एग्रेसिव हैं और हर गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। यह पैटर्न तब ज्यादा विश्वसनीय होता है जब यह अप ट्रेंड में बनता है। चौथा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से था, जो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा था। यह लॉन्ग टर्म पैटर्न था, जो 3 महीनों में बना था। पहले यह स्टॉक अपने हाई से गिरा था, फिर यू शेप में वापस अपने हाई के पास आया था। अब यह एक छोटा कंसोलिडेशन कर रहा था, जो हैंडल का हिस्सा था। इस तरह के पैटर्न में ब्रेकआउट आने पर लॉन्ग टर्म तक मूवमेंट चलती है। पांचवा स्टॉक ऑन्टो सेक्टर से था, जो एक डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर चुका था। इसने 2 बार एक ही लेवल को टेस्ट किया था और दोनों बार मजबूत बाउंस आया था। नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी थी और अब यह रिटेस्ट के लिए वापस आ रहा था। यह एंट्री का परफेक्ट अवसर था, क्योंकि रिस्क कम था और रिवॉर्ड ज्यादा था। मार्केट ओपन होते ही उसने देखा कि सारे सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट था। निफ्टी गैप अप खुला था और बैंक निफ्टी भी अच्छी खुलाहट दिखा रहा था। यह ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए अच्छा माहौल था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव था। उसने पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियम दोहराए। उसका पहला नियम था कि वह अपनी कुल कैपिटल का केवल 2% एक ट्रेड में लगाएगा। अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं तो वह केवल 2000 रुपए का रिस्क लेगा। यह उसे लगातार गलत ट्रेड्स के बावजूद भी मार्केट में बने रहने की अनुमति देता था। दूसरा नियम था कि वह हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा। आईटी स्टॉक में पहली अपॉर्चुनिटी आई जब उसने देखा कि वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया है। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल के बहुत करीब था और हर कैंडल हरी आ रही थी। उसने देखा कि 5 मिनट के चार्ट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, जो रेजिस्टेंस को तोड़ गई। वॉल्यूम भी नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा था। यह परफेक्ट ब्रेकआउट सेटअप था। उसने तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस किया। एंट्री प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक के ठीक ऊपर रखा और स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रखा। टारगेट उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रखा, जो एक अनुपात 3 था। मतलब अगर 5 रुपए का रिस्क है तो 15 रुपए का टारगेट रखा। ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही उसने देखा कि स्टॉक तुरंत ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया। पहले 10 मिनट में ही स्टॉक ने उसके टारगेट का आधा हिस्सा कवर कर लिया था। यह दिखाता था कि ब्रेकआउट में दम था और बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। उसने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव कर दिया, ताकि अब यह ट्रेड रिस्क फ्री हो जाए। यह उसकी पॉलिसी थी कि जैसे ही ट्रेड 1 आवर के प्रॉफिट में आ जाता है तो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले आना चाहिए। 20 मिनट बाद स्टॉक ने उसका पूरा टारगेट हिट कर दिया। उसने ट्रेड को क्लोज कर दिया और 300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। यह एक परफेक्ट ट्रेड था, जहां सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। उसने अपनी ट्रेडिंग डायरी में इस ट्रेड की डिटेल्स नोट की। एंट्री रीजन, टाइम, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिजल्ट सब कुछ लिखा। अब उसकी नजर फार्मा स्टॉक पर गई, जो अभी भी अपने फ्लैग पैटर्न में था। उसने देखा कि यह स्टॉक अपनी फ्लैग की अपर बाउंड्री को टेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था। वॉल्यूम अभी भी कम था, जो दिखाता था कि अभी ब्रेकआउट का समय नहीं आया है। वह धैर्य से इंतजार करने लगा कि कब वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्रेकआउट आएगा। इसी बीच मेटल स्टॉक में एक्शन दिखने लगा। असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपरी रेजिस्टेंस को कई बार टेस्ट हो चुका था और हर बार रिजेक्शन आया था, लेकिन अब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया था और स्टॉक रेजिस्टेंस के बहुत करीब आ गया था। उसने देखा कि पिछली 3 कैंडल्स में वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था, जो एक अच्छा संकेत था। अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, जो रेजिस्टेंस को क्लीन ब्रेक कर गई। वॉल्यूम भी एक साथ 10 गुना बढ़ गया, जो दिखाता था कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है। उसने तुरंत ट्रेड लिया और अपना स्टॉप लॉस ट्रायंगल के लो के नीचे रखा। टारगेट ट्रायंगल की हाइट के बराबर रखा, जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक रूल है। यह ट्रेड भी शुरू से ही अच्छा लगा। स्टॉक में लगातार ग्रीन कैंडल्स आ रही थीं और वॉल्यूम भी हाई बना हुआ था। 15 मिनट में ही स्टॉक ने 2% का मूव दिया था। उसने फिर से अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर मूव कर दिया। ट्रायंगल ब्रेकआउट्स अक्सर तेज मूवमेंट देते हैं, इसलिए वह इसे होल्ड करने का फैसला किया। बैंकिंग स्टॉक भी अब दिलचस्प लगने लगा था। कप एंड हैंडल पैटर्न का हैंडल पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया था और अब यह रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए तैयार लग रहा था। यह युवा ट्रेडर अब समझ गया था कि ट्रेडिंग में सफलता केवल सही एंट्री लेने से नहीं आती है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। उसने पिछले 3 महीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे, लेकिन वह जानता था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना जरूरी है। उसने देखा था कि कई ट्रेडर्स शुरुआत में अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में बड़े नुकसान की वजह से मार्केट छोड़ देते हैं। पहली चीज जो उसने सीखी थी वह थी पोजीशन साइजिंग का महत्व।
अधिकतर नए ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि वे अपनी हर ट्रेड में एक ही साइज की पोजीशन लेते हैं, चाहे वह हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो या लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर अपनी पोजीशन साइज को सेटअप की क्वालिटी के अनुसार एडजस्ट करते हैं। जब सेटअप बहुत अच्छा होता है तो वे थोड़ा बड़ी पोजीशन लेते हैं, और जब सेटअप एवरेज होता है तो छोटी पोजीशन लेते हैं। उसने केली क्राइटेरियन के बारे में पढ़ा था, जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है पोजीशन साइजिंग के लिए। यह फॉर्मूला बताता है कि आपकी विन रेट और एवरेज विन लॉस रेशियो के अनुसार आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर आपकी विन रेट 50% है और एवरेज विन टू लॉस रेशियो 1.5 है, तो आप अपनी कैपिटल का 25% तक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यह बहुत एग्रेसिव अप्रोच है और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में इसका आधा भी रिस्क करना खतरनाक हो सकता है। उसने एक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाया था, जहां वह अपनी कुल कैपिटल का केवल 2% एक ट्रेड में रिस्क करता था। यह उसे लगातार 50 गलत ट्रेड्स के बावजूद भी मार्केट में बने रहने की अनुमति देता था। अगर उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो वह केवल 2000 रुपए प्रति ट्रेड रिस्क करता था। इस तरह से अगर उसका स्टॉप लॉस 10 रुपए है तो वह 200 शेयर खरीदता था। डायनामिक पोजीशन साइजिंग भी एक एडवांस टेक्निक है, जहां आप अपनी रीसेंट परफॉर्मेंस के अनुसार पोजीशन साइज को एडजस्ट करते हैं। अगर आप लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं तो पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर लगातार नुकसान हो रहा है तो पोजीशन साइज कम कर देना चाहिए। यह आपको अच्छे समय में ज्यादा मुनाफा कमाने और बुरे समय में नुकसान कम करने में मदद करता है। कॉरिलेशन रिस्क भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अगर आप 5 अलग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन सभी एक ही सेक्टर के हैं, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है। जब पूरा सेक्टर गिरेगा तो आपके सारे ट्रेड्स एक साथ नुकसान में जाएंगे। इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेड करना जरूरी होता है। आईटी, फार्मा, बैंकिंग, मेटल, ऑन्टो जैसे अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। केवल लार्ज कैप या केवल स्मॉल कैप में ट्रेड करना रिस्की होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं लेकिन कम रिटर्न देते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न देते हैं लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। मिड कैप स्टॉक्स इन दोनों के बीच का बैलेंस देते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो तीनों तरह के स्टॉक्स का मिक्स होता है। टाइम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने सारे ट्रेड्स एक ही समय पर ना लें। अगर आपको 5 अच्छे सेटअप दिख रहे हैं तो उन्हें अलग अलग समय पर लेना बेहतर होता है। हो सकता है कि मार्केट कंडीशन अचानक बदल जाए और सारे ट्रेड्स एक साथ गलत हो जाएं। स्टैगर्ड एंट्री से यह रिस्क कम हो जाता है। ड्रॉडाउन मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। हर ट्रेडर को ड्रॉडाउन का सामना करना पड़ता है, यानी उसकी कैपिटल अपने पीक से कम हो जाती है। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख से 80,000 हो जाती है तो ये 20% ड्रॉडाउन है। समस्या यह है कि 20% ड्रॉडाउन से रिकवर करने के लिए 25% रिटर्न चाहिए होता है। जितना ज्यादा ड्रॉडाउन होता है उतना मुश्किल हो जाता है रिकवरी करना। इसलिए ड्रॉडाउन लिमिट सेट करना जरूरी होता है। अगर आपका ड्रॉडाउन 10% हो जाए तो पोजीशन साइज आधा कर देना चाहिए। अगर 15% हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना चाहिए। यह डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप नुकसान में होते हैं तो रिकवरी करने का प्रेशर होता है, लेकिन इमोशनल ट्रेडिंग और भी बड़ा नुकसान करवा सकती है। हीट मैप्स एक उपयोगी टूल हैं अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। आप अपनी डेली मंथली रिटर्न्स को कलर कोड कर सकते हैं, ग्रीन प्रॉफिट के लिए, रेड लॉस के लिए। यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको पैटर्न समझने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि कौन से महीने या हफ्ते आपके लिए बेहतर होते हैं और कौन से मुश्किल होते हैं। P&L ट्रैकिंग भी बहुत डिटेल में करनी चाहिए। केवल कुल प्रॉफिट लॉस देखना काफी नहीं है, आपको अपने ट्रेड्स को कैटेगराइज करना चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेड्स, रिवर्सल ट्रेड्स, मोमेंटम ट्रेड्स अलग अलग कैटेगरी में देखना चाहिए। कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा काम कर रही है और कौन सी कम, ये एनालिसिस फ्यूचर ट्रेडिंग को बेहतर बनाता है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी ट्रैक करना चाहिए। हो सकता है कि आप आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन फार्मा सेक्टर में लगातार नुकसान हो रहा हो। इस केस में आईटी सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना और फार्मा सेक्टर से बचना समझदारी होगी। हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। मार्केट कंडीशन के अनुसार भी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अच्छा काम करती है। रेंजिंग मार्केट में मीन रिवर्जेंस स्ट्रैटेजी बेहतर होती है। वॉलेटाइल मार्केट में स्कैल्पिंग अच्छी होती है। अपनी परफॉर्मेंस को मार्केट कंडीशन के साथ मैप करने से पता चलता है कि आप किस तरह के मार्केट में बेहतर परफॉर्म करते हैं। यह युवा ट्रेडर अब समझ गया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी मार्केट से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और लालच से होती है। उसने देखा था कि कई टेक्निकली एक्सपर्ट ट्रेडर्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी तब काम नहीं आती जब मन में कंफ्यूजन होती है। उसने तय किया था कि वह अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करेगा, तभी वह एक सफल ट्रेडर बन सकेगा। सबसे पहली चीज जो उसने सीखी थी वह थी अपने डर को पहचानना। ट्रेडिंग में कई तरह के डर होते हैं। मिसिंग आउट का डर, बीइंग रॉन्ग का डर, लॉसिंग मनी का डर।
हर डर का अलग इम्पैक्ट होता है ट्रेडिंग डिसीजन पर। जब आप मिसिंग आउट के डर से ट्रेड लेते हैं तो अक्सर रॉन्ग टाइमिंग पर एंट्री कर बैठते हैं। जब आप बेइंग रॉन्ग के डर से ट्रेड नहीं लेते तो अच्छे अवसर चूक जाते हैं। लॉसिंग मनी का डर सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इससे आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहते हैं, स्मॉल लॉस को बिग लॉस बना देते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और छोटी पोजीशन लेते हैं, जिससे रिवॉर्ड भी छोटा हो जाता है। डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इसे मैनेज करना सीखना पड़ता है। डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रीड यानी लालच भी उतना ही खतरनाक है। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है तो लालच आता है कि और भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। आप अपने प्रॉफिट टारगेट को बढ़ा देते हैं या एग्जिट नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। ग्रीड आपको ओवर ट्रेडिंग के लिए भी प्रेरित करती है। एक दिन अच्छा रिजल्ट आने पर आप दूसरे दिन बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। होप यानी उम्मीद भी एक खतरनाक इमोशन है। जब आपका ट्रेड लॉस में जा रहा होता है तो आप उम्मीद करते हैं कि वापस प्रॉफिट में आ जाएगा। स्टॉप लॉस लगाने से इनकार करते हैं। होप विदाउट एविडेंस बहुत कॉस्टली होती है। मार्केट में उम्मीद नहीं बल्कि प्लानिंग काम आती है। जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तब तक उम्मीद पर ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग भी एक बड़ी समस्या है। जब आपको कोई बड़ा लॉस होता है तो आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं। बिना प्रॉपर सेटअप के ट्रेड्स लेते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। यह एक इमोशनल रिएक्शन है, रेशनल डिसीजन नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग से हमेशा और भी बड़ा नुकसान होता है। मार्केट से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आपको लगातार कुछ प्रॉफिट्स आते हैं तो लगता है कि आप मार्केट को समझ गए हैं। रिस्क लेना बढ़ा देते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं। लेकिन मार्केट में कोई भी परमानेंट नहीं है। हर ट्रेडर को कभी ना कभी हम्बलिंग एक्सपीरियंस आता है। बेहतर है कि पहले से ही विनम्र रहें। एंकरिंग बायस भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप किसी स्टॉक को एक पार्टिकुलर प्राइस पर खरीदते हैं और वही प्राइस आपके मन में एंकर हो जाता है। अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आप सोचते हैं कि यह सस्ता हो गया है। अगर ऊपर जाता है तो सोचते हैं कि महंगा हो गया है। लेकिन आपकी बाय प्राइस मार्केट के लिए कोई मतलब नहीं रखती। मार्केट को नहीं पता कि आपने कहां खरीदा था। कंफर्मेशन बायस भी बहुत कॉमन है। आप अपनी पोजीशन को सपोर्ट करने वाली न्यूज और एनालिसिस ढूंढते हैं, विपरीत इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में बाधा बनता है। हमेशा अपनी पोजीशन को चैलेंज करना चाहिए, विपरीत व्यू भी सुनना चाहिए। ओपन माइंड रखना जरूरी है। हर्ड मेंटालिटी भी एक बड़ी समस्या है। जब हर कोई किसी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा होता है तो आप भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया बज न्यूज आर्टिकल्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन जब सब लोग एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो अक्सर रिवर्सल का समय होता है। कंट्रेरियन थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। लॉस एवर्जन भी एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। लोग प्रॉफिट कमाने से ज्यादा लॉस से बचने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिंग में बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि छोटे प्रॉफिट्स जल्दी बुक कर देते हैं और बड़े लॉसेस को होल्ड करते रहते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए उल्टा करना पड़ता है। लॉसेस जल्दी कट करने होते हैं और प्रॉफिट्स को रन करना होता है। मेंटल अकाउंटिंग भी एक बायस है। आप अपने पैसे को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। हाउस मनी इफेक्ट होता है, जहां प्रॉफिट से आया पैसा कम वैल्यूएबल लगता है। जुआ खेलने जैसा बिहेवियर करते हैं। लेकिन पैसा पैसा होता है, चाहे वह ओरिजिनल कैपिटल हो या प्रॉफिट हो। हर रुपए को समान इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। रीसेंसी बायस भी कॉमन है। हाल ही में जो कुछ हुआ है उसका ज्यादा इंपैक्ट लगता है। अगर पिछले कुछ ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे हैं तो लगता है कि ट्रेंड जारी रहेगा। अगर पिछले कुछ ट्रेड्स में लॉस हुआ है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। ओवर ट्रेडिंग भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक्शन एडिक्शन हो जाती है। लगता है कि मार्केट में हमेशा कुछ न कुछ करना चाहिए। बिना सेटअप के भी ट्रेड्स लेते रहते हैं। लेकिन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है। कम ट्रेड्स लेकिन अच्छे ट्रेड्स करना बेहतर होता है। वेटिंग भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। इंपेशेंस भी एक बड़ी समस्या है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना पाते। स्विंग ट्रेड्स को इंट्राडे बना देते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स को स्विंग बना देते हैं। हर ट्रेड से तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन मार्केट का अपना टाइम होता है। धैर्य सबसे बड़ी वर्च्यू है ट्रेडिंग में। यह युवा ट्रेडर अब एक एक्सपर्ट बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि असली सफलता सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में है। उसने पिछले 2 सालों में अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन अब वह चाहता था कि यह पैसा और भी ज्यादा पैसा बनाए। उसने समझ लिया था कि ट्रेडिंग से जो कमाई होती है उसे सिर्फ खर्च नहीं करना चाहिए बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। कंपाउंडिंग की पावर को उसने महसूस किया था और अब वह इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता था। एडवांस्ड ऑल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में उसने पढ़ा था। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग सिस्टम बनाए जा सकते हैं। बड़े हेज फंड्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर के लिए भी कुछ बेसिक ऑटोमेशन पॉसिबल है।
एक्सेल मैक्रोज या सिंपल कोडिंग के जरिए अपनी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट किया जा सकता है। पेयर ट्रेडिंग एक अल्फा जनरेटिंग स्ट्रैटेजी है जिसे वह अब इम्प्लीमेंट कर रहा था। इसमें दो कॉरिलेटेड स्टॉक्स को एक साथ ट्रेड करते हैं, एक को लॉन्ग करते हैं और दूसरे को शॉर्ट करते हैं। जब ये दोनों स्टॉक्स अपने हिस्टोरिकल रिलेशन से दूर हो जाते हैं तो ट्रेड लेते हैं। मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि मार्केट की दिशा से फर्क नहीं पड़ता, केवल दोनों स्टॉक्स के बीच का स्प्रेड मैटर करता है। स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज भी एक एडवांस टेक्निक है जो वह सीख रहा था। इसमें हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करके उन पैटर्न्स को ढूंढते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मीन रिवर्जन का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। जब कोई स्टॉक अपने मीन से बहुत दूर हो जाता है तो वापस मीन की तरफ आने की संभावना बढ़ जाती है। यह शॉर्ट टर्म इनएफिशिएंसी को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है। मोमेंटम फैक्टर इन्वेस्टिंग उसके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा था। रिसर्च दिखाती है कि जो स्टॉक्स पिछले 3 से 12 महीने में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वे आगे भी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रखते हैं। हर महीने वह अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करता था, टॉप परफॉर्मर्स को होल्ड करता था और बॉटम परफॉर्मर्स को सेल कर देता था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता था लेकिन नेट रिटर्न्स अच्छे आते थे। क्वालिटी फैक्टर भी उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। हाई आरओई लो डेट कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना, ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स देती हैं। वॉरेन बफेट की फिलॉसफी से प्रेरणा लेकर वह क्वालिटी कंपनियों को रीजनेबल प्राइस पर खरीदता था। प्रीमियम वैल्यूएशन भी पे करने को तैयार था अगर बिजनेस क्वालिटी अच्छी हो। लो वॉलेटिलिटी फैक्टर भी एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट था। जो स्टॉक्स कम वॉलेटाइल होते हैं वे रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर बेहतर रिटर्न्स देते हैं। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है लेकिन डेटा यही दिखाता है। कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न पाना पॉसिबल है। बॉन्ड टाइप रिटर्न्स के साथ इक्विटी टाइप ग्रोथ मिल जाती है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ भी उसके पोर्टफोलियो का हिस्सा थे। ये ईटीएफ केवल मार्केट कैप वेटेज के अनुसार नहीं बनते बल्कि फैक्टर बेस्ड होते हैं। क्वालिटी ईटीएफ, मोमेंटम ईटीएफ, लो वॉल ईटीएफ, वैल्यू ईटीएफ जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग के साथ एक्टिव एक्सपोजर मिल जाता है। कॉस्ट भी कम होती है और डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा मिलता है। सेक्टर रोटेशन मॉडल भी वह यूज कर रहा था। इकोनॉमिक साइकिल के अनुसार अलग सेक्टर्स अलग समय पर परफॉर्म करते हैं। इंटरेस्ट रेट साइकिल, कमोडिटी साइकिल, करेंसी साइकिल को ट्रैक करके सेक्टर एलोकेशन करता था। यह मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच था जो टॉप डाउन एनालिसिस पर बेस्ड थी। मैक्रो ट्रेंड्स को पकड़कर सेक्टर लेवल पर बेट लगाना। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। केवल इंडियन मार्केट में एक्सपोजर होना कंसंट्रेशन रिस्क था। यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, यूरोप मार्केट में भी एक्सपोजर रखा था। फेडरल ईटीएफ के जरिए या डायरेक्ट स्टॉक बाइंग के जरिए यह किया जा सकता था। करेंसी रिस्क भी होता था लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ज्यादा था। कमोडिटी इन्वेस्टमेंट भी पोर्टफोलियो का हिस्सा था। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर जैसी कमोडिटीज में एक्सपोजर इन्फ्लेशन हेज का काम करती हैं। इक्विटी और बॉन्ड से कम कोरिलेटेड होती हैं। पोर्टफोलियो वेरिएबिलिटी कम करने में हेल्प करती हैं। कमोडिटी ईटीएफ या फ्यूचर्स के जरिए एक्सपोजर लिया जा सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी वेल्थ बिल्डिंग का हिस्सा था। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाइंग या रीटी के जरिए एक्सपोजर लिया जा सकता है। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देता है और रेंटल इनकम भी मिलती है। टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। इन्फ्लेशन हेज का काम करता है। लिक्विडिटी कम होती है लेकिन स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं।